पिछली वीडियो में हमने माओ जेडोंग की शुरुआत के कुछ पहलू देखे, मुख्यतः 1921 तक जब सीसीपी बनी। आज हम माओ जेडोंग की पूरी जीवनी को देखते हैं और एक स्टोरी की तरह देखते हैं। माओ जेडोंग, जैसा कि हमने कवर किया कि 1893 में 26 दिसंबर को पैदा हुए और निधन 9 सितंबर 1976 में हुआ, और चीनी क्रांतिकारी थे, राजनीतिक विचारक थे और कम्युनिस्ट दल के नेता थे। उनके नेतृत्व में चीन की क्रांति सफल हुई और उन्होंने 1949 में जनवादी गणतंत्र चीन यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। अपनी मृत्यु 1976 तक वह चीन के सर्वोच्च नेता रहे। इनका जन्म हुनान प्रांत के शाओशान गांव में हुआ था और गरीब किसान के बेटे थे, लेकिन बाद में मेहनत से धनी किसान और गेहूं के वो व्यापारी बन गए थे। ये भी हमने देखा कि 8 साल की उम्र में उन्होंने गांव की पाठशाला में पढ़ना शुरू किया, लेकिन 13 साल की उम्र में परिवार के खेत पर काम करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी और बाद में उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की और चांगशा के माध्यमिक विद्यालय वो गए। जीन हाई क्रांति का दौरान उन्होंने क्रांतिकारियों की ओर से लड़ाई में भाग लिया। स्नातक होने के बाद यानी ग्रेजुएट होने के बाद वे बीजिंग गए और वहाँ एक लाइब्रेरियन के सहायक के रूप में, असिस्टेंट के रूप में उन्होंने काम किया। यहीं उन्होंने मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा का अध्ययन किया और इससे वो बहुत प्रभावित भी हुए। माओ शुरू से ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी से जुड़े रहे, जिसका कि गठन 1921 में हुआ था। माओ का मानना था कि क्रांति की सफलता किसानों के समर्थन पर निर्भर करती है। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1934-35 में कम्युनिस्ट पार्टी ने एक लंबी और कठिन यात्रा की, जिसे लॉन्ग मार्च के नाम से जाना जाता है। इस दौरान माओ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। लंबे संघर्ष, खासकर राष्ट्रवादी कोमिंतांग पार्टी के साथ गृह युद्ध के बाद माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने 1949 में जीत हासिल की और जनवादी गणतंत्र चीन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। माओ इसके पहले अध्यक्ष बने। माओ की विचारधारा, जिसमें मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांतों को चीनी सैन्य रणनीति और किसान केंद्रित क्रांति के साथ जोड़ा गया था, उसको माओवाद यानी माओइज्म के नाम से जाना जाता है। 1958 में 1958 में माओ ने चीन को तेजी से एक औद्योगिक राष्ट्र बनाने के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया। हालांकि इसकी योजना और कार्यान्वयन की भयानक विफलता के कारण देश में गंभीर अकाल पड़ा, जिससे करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई। हम ये देखते हैं कि चीन आज जहां भी खड़ा है वो करोड़ों लोगों की लाशों पर खड़ा है। चाहे हम कितना ही मान लें कि चीन एक सुपर पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, बहुत ही ज़्यादा रिच कंट्री बन चुका है, लेकिन ये सच है कि यहाँ पहुँचने के लिए उसने कोई लोकतांत्रिक तरीके नहीं अपनाए। अलोकतांत्रिक तरीकों से लाखों करोड़ों लोगों की लाशों पर खड़े होकर आज वो एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। 1966 में माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया यानी सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की। यह एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य कम्युनिस्ट विचारधारा को शुद्ध करना और माओ के विरोधियों को हटाना था। ये एक प्रकार का पॉजिटिव मूवमेंट था और माओ अपने विरोधियों को हटाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे और हजारों लाखों लोगों को मरवा देते थे। यह चीन के समाज और संस्कृति के लिए बहुत विनाशकारी साबित हुआ। चीन में माओ जेडोंग को एक महान क्रांतिकारी, राजनीतिक रणनीतिकार और आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने चीन को एक प्रमुख विश्व शक्ति के रूप में खड़ा किया। हालांकि उनके ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन जैसे कार्यक्रमों के कारण लाखों लोगों की मौत हुई और चीनी समाज को गहरा नुकसान पहुंचा, जिसके कारण उन्हें विवादास्पद व्यक्ति और क्रूर तानाशाह भी माना जाता है। लॉन्ग मार्च वास्तव में कोई एक मार्च नहीं था, बल्कि 1934 से 1935 के बीच कम्युनिस्ट सेनाओं द्वारा की गई सैन्य वापसी और यात्राओं की एक श्रृंखला थी। इसमें सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण यात्रा रेड आर्मी की थी, जिसका नेतृत्व बाद में माओ जेडोंग ने भी संभाला। 1930 के दशक की शुरुआत में चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी सरकार क्योमिंटैंग केएमटी ने कम्युनिस्टों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को खत्म करने के लिए कई घेराबंदी की और दमन अभियान चलाए, यानी इंसर्कलमेंट की और सप्रेशन कैंपेन्स चलाए। जियांगशी प्रांत में स्थित कम्युनिस्टों का प्रमुख गढ़, जिसे जियांगशी रिपब्लिक कहा जाता था, राष्ट्रवादी सेनाओं के 5वें दमन अभियान कारण वो भारी खतरे में आ गया। पराजय से बचने और अपनी सेना को बचाए रखने के लिए कम्युनिस्ट नेताओं ने जियांगशी से उत्तर पश्चिम चीन में एक नया सुरक्षित ठिकाना खोजने का निर्णय लिया। अक्टूबर 1934 में लगभग 86,000 सैनिक, अधिकारी और नागरिक कर्मचारी जियांगशी सोवियत से निकल पड़े। यह यात्रा अत्यंत कठिन थी। कम्युनिस्ट सेना ने चीन के 11 से अधिक प्रांतों की यात्रा की, जिसमें कई खतरनाक और दुर्गम क्षेत्र शामिल थे। 18 ऊंचे पर्वतीय श्रृंखलाएं पार की, 24 बड़ी नदियों को पार किया। यात्रा के दौरान बर्फ से ढके पहाड़, कठोर रेगिस्तान और खतरनाक दलदल भी आए। सबसे लंबी मार्च करने वाली सेना ने अनुमानित तौर पर 9,000 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय की।
उन्हें केवल प्राकृतिक बाधाओं से ही नहीं बल्कि राष्ट्रवादी सेनाओं यानी क्योमिंटैंग की आर्मी से, स्थानीय वॉरलॉर्ड यानी युद्ध सरदारों से और कबीलों के लगातार हमलों का भी सामना करना पड़ा। लॉन्ग मार्च के दौरान सेना जूनी शहर पहुंची, जहां कम्युनिस्ट पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह जनवरी 1935 में हुई जूनी कॉन्फ्रेंस। इस बैठक में माओ जेडोंग ने सैन्य रणनीति की आलोचना की और अपनाए गए डिफेंसिव अप्रोच को गलत ठहराया। माओ के विचार प्रबल हुए और उन्होंने पार्टी के और सेना के सर्वोच्च नेतृत्व में एक प्रमुख पद प्राप्त किया। यह लॉन्ग मार्च का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम था। फाइनली अक्टूबर 1935 तक रेड आर्मी के बचे हुए सैनिक शांक्षी प्रांत के एक दूरदराज के क्षेत्र यानयान में पहुंचे। जब लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था तो लगभग 86,000 लोग थे। शांक्षी पहुंचने तक उनकी संख्या घटकर 10,000 से भी कम रह गई थी। हजारों लोग लड़ाई, बीमारी, भुखमरी और थकान के कारण मारे गए थे। लॉन्ग मार्च ने माओ जेडोंग को निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित किया। इस यात्रा ने कम्युनिस्टों को चीन के विशाल ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ा, जिससे उन्हें किसानों का समर्थन मिला। माओ जेडोंग ने किसानों की ताकत को भांप लिया था और वो पेजेंट मूवमेंट्स में सबसे ज़्यादा यकीन करते थे। लॉन्ग मार्च कम्युनिस्टों के लिए एक दुखद सैन्य वापसी थी, जो अंततः उनके राजनीतिक पुनर्जन्म और माओ जेडोंग के नेतृत्व की स्थापना का कारण बनी। चियांग काई शेक भी मुख्य रूप से चीनी सिविल वॉर के दौरान कम्युनिस्टों के खिलाफ चलाए गए सैन्य अभियानों और जापान के खिलाफ चलाए गए रक्षात्मक अभियानों के लिए जाने जाते हैं। चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी सरकार क्योमिंटैंग ने 1930 से 1934 के बीच कम्युनिस्टों के गढ़, जिसे जियांगशी सोवियत या जियांगशी रिपब्लिक कहा जाता था, उसको खत्म करने के लिए 5 बड़े सैन्य अभियान चलाए थे। 5 वेरी मैसिव कैंपेन्स, मिलिट्री कैंपेन्स। जो पहला अभियान था वो दिसंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला। इसमें कम्युनिस्टों के पहले बड़े बेस को खत्म किया गया। इसका उद्देश्य था कम्युनिस्टों के पहले बड़े बेस को खत्म करना, पर कम्युनिस्टों द्वारा सफलतापूर्वक इस अभियान को रोक लिया गया। दूसरा अभियान अप्रैल से मई 1931 में चला। इसका उद्देश्य कम्युनिस्टों को घेरना, एनसर्कल करना और उन्हें मारना था। इसे भी कम्युनिस्टों द्वारा रोक लिया गया। तीसरा अभियान जुलाई से सितंबर 1931 उसी साल फिर से चला। इसमें राष्ट्रवादी सैनिकों की बड़ी संख्या का उपयोग हुआ। कम्युनिस्टों ने गुरिल्ला रणनीति से सफलता पाई इस अभियान में। फिर चियांग काई शेक ने चौथा अभियान चलाया 1932 से 1933 तक। इसमें जापानी आक्रमण के कारण बाधा उत्पन्न हुई और कम्युनिस्टों ने फिर से इसमें अपना बचाव कर लिया। अब तक चियांग काई शेक बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुके थे, इरिटेट हो चुके थे। उन्होंने अपना पांचवा अभियान शुरू किया जो सितंबर 1933 से अक्टूबर 1934 तक चला। यह उनका सबसे सफल अभियान रहा। जर्मन सलाहकारों की मदद से घेराबंदी इसमें मजबूत की गई। इस अभियान के दबाव के कारण ही कम्युनिस्टों को अपना गढ़ छोड़कर लॉन्ग मार्च शुरू करना पड़ा। चियांग काई शेक ने एक नॉर्दर्न एक्सपीडिशन भी की, यानी उत्तरी अभियान उन्होंने चलाया। 1926 से 1928 तक यह अभियान चला। इसका उद्देश्य चीन को एकजुट करना था, एक यूनाइटेड चाइना क्रिएट करना था। यह अभियान चियांग काई शेक ने क्योमिंटैंग सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में शुरू किया था। इसका उद्देश्य उत्तरी चीन में विभिन्न युद्ध सरकारों यानी वॉरलॉर्ड्स को हराना और चीन को एक केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के अधीन लाना था। यह अभियान काफ़ी सफल रहा और 1928 में राजधानी नानजिंग या नानकिंग में स्थापित करने के साथ चीन का नाम मात्र का एकीकरण भी इसमें हुआ। इसके अलावा जापान के खिलाफ भी अभियान चलाए साइनो जैपनीज वॉर के दौरान। चियांग काई शेक ने द्वितीय चीन जापान युद्ध जो 1937 से 1945 तक चला, उसके दौरान जापानी सेना खिलाफ चीन के डिफेंसिव और रक्षात्मक और जवाबी अभियानों का उन्होंने नेतृत्व किया। इसका उद्देश्य जापानी विस्तार को रोकना और चीन की संप्रभुता की रक्षा करना था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई, जैसे शंघाई की लड़ाई 1937, वुहान की लड़ाई 1938 और चांगशा की 3 लड़ाइयाँ हुई 1939, 41 और 42। जैसे हमारे यहाँ पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, वैसे ही चांगशा की भी 3 लड़ाइयाँ हुई 1939, 41 और 42। केएमटी सेना ने शुरुआत में बड़े नुकसान उठाए, लेकिन जापानी सेना को अंत तक फंसाए रखा, जिससे उन्हें चीन के विशाल क्षेत्र को नियंत्रित करने में कठिनाई हुई। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि चियांग काई शेक का सबसे दृढ़ और लगातार प्रयास कम्युनिस्टों को नष्ट करने के लिए चलाया गया था, जो पांचवी घेराबंदी और दमन अभियान था, जिसके कारण माओ जेडोंग को और कम्युनिस्टों को अपने गढ़ छोड़ने पड़े और 9,000 किलोमीटर का एक लॉन्ग मार्च करना पड़ा। फिर से अपनी ताकत उन्हें जुटानी पड़ी। जापान ने चीन पर कई बार आक्रमण किए हैं, लेकिन जो सबसे बड़े और महत्वपूर्ण आक्रमण हुए हैं, जो व्यापक युद्ध में बदल गए, वो 20वीं सदी में हुए। पहला चीन जापान युद्ध जो है वो फर्स्ट साइनो जैपनीज वॉर कहा जाता है। ये 1894-95 में लड़ा गया। इसमें मुख्य रूप से कोरिया के नियंत्रण को लेकर जापान और चीन चीन उस वक्त किंग डायनेस्टी के अंडर था, उसके बीच संघर्ष हुए।
जापान की इसमें निर्णायक जीत हुई, जिसके परिणामस्वरूप चीन को कोरिया की स्वतंत्रता स्वीकार करनी पड़ी और ताइवान और पेस्काडोर्स जो आइलैंड ग्रुप्स हैं वो जापान को सौंपने पड़ी। इससे चीन की सैन्य कमजोरी उजागर हुई। जापान ने 1930 के दशक की शुरुआत में चीन में छोटे क्षेत्रीय आक्रमण और घुसपैठ शुरू कर दी थी। पहले 1931 में जापान ने एक मुकडेन घटना का बहाना बनाकर मंचूरिया, जो कि उत्तर पूर्वी चीन का एक विशाल क्षेत्र था, उस पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया। मंचूरिया एक रिसोर्स रिच रीजन था। उन्होंने वहां पे मानचुको मंजूकुओ नामक एक कठपुतली राज्य स्थापित किया। 1932 में शंघाई में भी सीमित संघर्ष हुआ, जो शंघाई की पहली लड़ाई में बदल गया, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ शंघाई। फिर सेकंड साइनो जैपनीज वॉर हुआ। यह सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी आक्रमण था, जो द्वितीय विश्व युद्ध का एशियाई मोर्चा बन गया। 7 जुलाई 1937 से शुरू हुआ। मार्को पोलो ब्रिज घटना या मार्को पोलो ब्रिज इंसिडेंट के साथ ही शुरू हुआ और 1945 में जापान के सरेंडर तक चला। जापान का मुख्य उद्देश्य पूरे पूर्वी एशिया पर, ईस्टर्न एशिया पर प्रभुत्व स्थापित करना था और चीन के विशाल संसाधनों पर कब्जा करना था। फिर इनमें कुछ प्रमुख घटनाएं भी हुईं, जैसे नानजिंग या नानकिंग मसैकर जो जापान ने किया। दिसंबर 1937 में नानजिंग पर कब्जा करने के बाद जापानी सेना द्वारा किया गया एक बहुत ही भयानक युद्ध अपराध था नानकिंग मसैकर। जापान ने चीन के सभी प्रमुख शहरों और तटीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, लेकिन वह चीन के विशाल भीतरी हिस्सों जो इनर चाइना है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सका। व्यापक पैमाने पर दो मुख्य युद्ध थे, 1894 और 1937 का। लेकिन 1931 के बाद से जापान लगातार चीन के क्षेत्रों पर आक्रमण और कब्जा कर रहा था। उसने मंचूरिया जब से कब्जाया था तब से चीन पर वो लगातार अपना विस्तार बढ़ाए जा रहा था।